अगर हम कुछ बोलते हैं या लाइट भी अगर ट्रैवल करती है या साउंड भी अगर ट्रैवल करती है तो हम ये कहते हैं कि वो वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है। अब वेव्स क्या होती हैं? वेव वो चीज़ होती है कि कोई भी पार्टिकल अगर ऑसिलेट कर रहा है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ये एक पार्टिकल है, मान लीजिए हमने बोला अमन, अगर हमने बोला अमन तो AMAN उल्टा लिख दिया ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो चीज़ हम पहले बोलेंगे, अगर मैं अमन बोल रहा हूँ तो उसका शुरुआत वाला आ जो है वही आपको पहले सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि हमने जो अकाउस्टिक वाइब्रेशंस का मतलब होता है रैंडम वाइब्रेशंस, हमने जो बोला तो जो हमारे मुंह से शब्द पहला निकलेगा वो शब्द पहले ही तो ऑसिलेट करता हुआ आपके ईयर ड्रम पर स्ट्राइक करेगा। तो वही चीज़ है कि ये AMAN ये जिस तरह से हमने बोला है उसी तरह से आपको सुनाई देगा, उल्टा सुनाई नहीं देगा या रैंडमली सुनाई नहीं देगा। तो इसमें मान लीजिए ए जो है वो पहले पार्टिकल पर सुपर इम्पोज हो गया, सुपर इम्पोज मतलब उसके ऊपर बैठ गया, और एम जो है वो दूसरे पार्टिकल पर, ए तीसरे पार्टिकल पर और एन चौथे पार्टिकल पर। तो मान लीजिए ये 4 पार्टिकल्स हैं। तो ये 4 पार्टिकल्स कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करते हैं। ये 4 पार्टिकल्स जो हैं ये ऐसे ऐसे भी ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है, और ये ऐसे 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 भी ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब आगे पीछे करते हुए अल्टीमेटली आगे बढ़ना। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मान लीजिए यही है, ये पेन है, तो ये पेन ऐसे आगे पीछे भी करता रहे और ये आगे की तरफ भी बढ़ता रहे। तो ऐसी जो वेव्स होती हैं, ऐसी वेव्स को हम बोल देते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जो लेंथ के अबाउट जो है वो आगे पीछे मूव करते रहेंगे, टू एंड फ्रो मोशन, और आगे बढ़ते भी रहेंगे। और इसी तरीके से जो ये वेव्स हैं ये ऊपर नीचे वाइब्रेट करेंगे, ऊपर नीचे ऑसिलेट करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसे इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। इनका जो हम पॉजिटिव वाली साइड है उसको हम बोल देते हैं क्रेस्ट, नेगेटिव वाली को ट्रफ। इसमें जो आगे बढ़ने वाली साइड है उसको रेयरफैक्शन बोल देते हैं और जो वापस पीछे आने वाली को कंप्रेशन। अब जो ये जो वेव्स हैं, ये वेव्स जो हैं, जैसे मान लीजिए एक वेव हो गई, 2 वेव हो गई, 3 वेव हो गई, तो इनका सबका वेव्स का जो एक ग्रुप हो जाता है, वो जो ग्रुप है उसी को हम बोल देते हैं वेव फ्रंट, उसी को बोल देते हैं वेव फ्रंट। जैसे मैंने ये कहा कि हमने किसी लाइट रे की बात करी, अच्छा रेज, यहाँ पर रेज जो है वो अलग अलग हो सकती हैं, या तो साउंड रेज कह लो या लाइट रेज कह लो। तो अब मैंने बोला कि मान लो कोई भी एक छोटा सा पार्टिकल है साउंड वेव का, तो हम ये कहेंगे कि ये जब हमने बोला तो हमारी जो मुंह से जो आवाज़ निकल रही है वो आवाज़ कहाँ कहाँ तक जा रही है, तो हम ये कहेंगे कि जितने भी रिसेप्टर्स हैं, जितने भी रिसीवर्स हैं वहाँ तक जा रही है। रिसीविंग ऑब्जेक्ट क्या है? हमारा कान है रिसीविंग ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो रिसीव कर रहा है चीज़ों को, सिग्नल्स को रिसीव कर रहा है। और जो हमारा माउथ है वो क्या है? ट्रांसमीटर है, वो ट्रांसमिट कर रहा है। तो हम ये कहते हैं कि जैसे हमारे माउथ से कोई आवाज़ निकली और वो ट्रांसमिट होती हुई जा रही है, मतलब निकल रही है, तो हम ये कहेंगे, मान लीजिए कि अगर वो एक पॉइंट है, मतलब मान लीजिए एक पॉइंट पार्टिकल है, एक छोटा सा पार्टिकल है, तो वहाँ से किस किस डायरेक्शन में निकल सकती है? इस डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे ऐसे, वो इस तरीके से वेव जो है ऐसे चारों तरफ फैल सकती है। तो हम ये कहेंगे कि अगर इस तरह से वो फैल रही है तो ये तो मैंने 2 डायमेंशनल प्लेन में दिखाया, 3D में वो पीछे की तरफ भी जा सकती है। तो अगर इनके सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लोकस बना दिया जाए तो वो लोकस जो है वो देखने में कैसा लगेगा? जैसे कि एक स्फेरिकल बॉल हो, उसी को हम स्फेरिकल वेव फ्रंट बोल देते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो वेव जब ट्रैवल करती है तो वेव के छोटे 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 बहुत सारे गुच्छे या पैकेट्स, आप समझ लीजिए वो पैकेट्स होते हैं। तो एक वेव के जो बहुत सारे पैकेट हो गए, उन पैकेट्स को ही टुगेदर हम बोल देते हैं कि वेव फ्रंट है। समझ गए? उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वेव का आगे वाला हिस्सा वेव का फ्रंट वाला, नहीं, वो जो एक पूरा का पूरा ग्रुप है उसको हम वेव फ्रंट बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, तो वेव ऑप्टिक्स की जो बेसिक हमारी शुरुआत होगी वो वेव फ्रंट से ही होगी। पहले वेव फ्रंट देखेंगे, तो आप नोट करें वेव फ्रंट, वेव फ्रंट, इसमें नोट कीजिएगा a wave front is defined as the continuous locus
A wavefront is defined as the continuous locus of all such particles of the medium. Of all such particles of the medium which are vibrating in the same phase at any instant. Thus, a wavefront is a surface of constant phase full stop. The speed with which the wavefront moves outwards from the source outwards. अब कहाँ पर खो गए थे? सर मैं बता रहा था कि फिर उधर ही नहीं सर बताऊंगा सर ट्यूशन के बाद बता दें. ट्यूशन के बाद Moves outwards क्या भाई? from the source is called the wave speed. From the source is called the phase speed. कोई भी वेव फ्रंट जो है वो जिस जगह से भी जहाँ से भी वेव फ्रंट जो है वो ओरिजिनेट हुई है वहाँ से जब वो अपने पॉइंट ऑफ ओरिजिन से जब वो बाहर की तरफ निकलती है उसको आउटवर्ड्स बोल रहे हैं कि जब वो बाहर की तरफ निकलती है तो जिस स्पीड से निकलेगी उसको बोल देंगे उसकी फेज स्पीड. ठीक है. अच्छा, इसके बाद अलग अलग टाइप्स के क्या क्या वेव फ्रंट्स हो सकते हैं नोट करें. डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स. तो पहला है स्फेरिकल वेव फ्रंट. सर हाँ जी. सर ये वेवफ्रंट इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह है. इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह हर जगह जितने भी इसके जो पार्टिकल्स हैं ना वेव फ्रंट के अंदर वो सारे सेम फेज में हैं. पहला लिखेंगे स्फेरिकल वेव फ्रंट. स्फेरिकल वेव फ्रंट
यहाँ नोट करें, इन द केस ऑफ वेव्स ट्रैवलिंग इन ऑल डायरेक्शंस, इन द केस ऑफ waves, सर हाँ जी, सर ये हमारा पार्टिकल है, इसके जो यहाँ से वेव्स ओरिजिनेट हो गई है उसको पहले उस लोकस को हम वेव फ्रंट बोलते हैं, ठीक है। फिर वो जो वेव्स निकल रही हैं वो जिस स्पीड से जा रही है उसको फेस स्पीड बोलते हैं। उसको फेस स्पीड बोलते हैं। और ये जैसे पार्टिकल मूव कर रहा है हमारा, तो हर जगह पे अलग अलग वेव फ्रंट होगी उस पार्टिकल की, एक ही वेव फ्रंट। देखो ये भी अभी ना आगे हम एक हाइगन्स प्रिंसिपल करेंगे, तो हाइगन्स प्रिंसिपल में हमको यही देखना है कि जब एक पार्टिकल निकलता है ना, तो वो पार्टिकल जो है वो सबसे पहले जो वेव्स निकलती हैं उस पार्टिकल में से वो हमारी कहलाती है प्राइमरी वेव फ्रंट। उसके बाद जो दोबारा से मतलब ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ से एक वेव ओरिजिनेट हुई, तो ये जो वेव है ना ये अपने हर पॉइंट पर, अपने पाथ के हर पॉइंट पर सेकेंडरी वेव्स भी प्रोड्यूस करती चलती है, ठीक है, उनको सेकेंडरी वेव फ्रंट बोलते हैं। फिर वो जो सेकेंडरी है वो सेकेंडरी जो है वो भी और तीसरे भी वेव फ्रंट करती चलती हैं, उसको टर्शरी बोल देते हैं। हालांकि हमें जो अपने सिलेबस में पढ़ना है वो प्राइमरी और सेकेंडरी पढ़ना है, ठीक है, नहीं तो उसके बाद फिर क्वार्टरनरी भी आती है। मतलब इसका एक बेस्ट एग्जांपल इस तरह से देखा जा सकता है कि जब हमने कोई भी शांत अगर कोई स्विमिंग पूल पड़ा हुआ है उसके अंदर हमने पत्थर फेंका, तो पत्थर फेंकते ही जो पत्थर है वो इनिशियली क्या करता है, एक छोटा सा सर्कल बना देता है, छोटा सा सर्कुलर वेव फ्रंट आपको दिखाई देती होगी, तो वो सर्कल निकलता है, वो सर्कल निकलते ही फिर आपको दिखाई देता है एक बड़ा सर्कल, फिर दिखाई देता है और बड़ा सर्कल, फिर और बड़ा सर्कल, तो वो रिपल्स जिनको हम बोल देते हैं, रिपल्स इन अ साइलेंट लेक। तो उसमें वो जो रिपल्स होते हैं वो रिपल्स क्या है कि पहला हो गया आपका प्राइमरी वेव फ्रंट, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्शरी, फिर क्वार्टरनरी, वो ऐसे ही बढ़ते चले जाते हैं। तो हमें दो ही देखने हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। मतलब एक वेव जो है वो दूसरे वेव के लिए सोर्स का काम करती है, दूसरी वेव जो है वो तीसरे वेव के लिए सोर्स का काम करती है, मतलब वहाँ से तीसरी वेव जनरेट होगी, तीसरी वेव से चौथी, चौथी से पांचवी, ऐसे ख़त्म कभी नहीं होती, ख़त्म कभी नहीं होती, कहीं ना कहीं किसी जगह पर हम उसको स्टोर कर सकते हैं। अब देखिएगा, इन द केस ऑफ वेव्स ट्रैवलिंग इन ऑल डायरेक्शंस फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, in the case of waves traveling in all directions from a point source, comma, the wavefronts are spherical in shape. The wavefronts are spherical in shape. Full stop. This is because all such points which are equidistant from the point source will lie on a sphere. हमने बोला कि जैसे मान लीजिए कि ये एक पॉइंट सोर्स है जहाँ से वेव्स जनरेट हो रही हैं। जैसे कि आपने कहा कि कोई छोटा बल्ब है, तो वो छोटा बल्ब कितनी डायरेक्शंस में रोशनी देगा? सभी डायरेक्शन में, चारों दिशाओं में सब जगह रोशनी देगा वो। तो हमने ये बोला
कि यहाँ से अगर आप इक्वल डिस्टेंस पर माने तो हमने ये कहा कि मान लीजिए यहाँ से एक रे ऐसे निकल रही है, एक रे ऐसे निकल रही है, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, और आप ये कहें कि यहाँ से आप ये बताइए कि इक्वल डिस्टेंस पर, अब वो इक्वल डिस्टेंस कितना हो सकता है? हमने बोला कि चलो 1 यूनिट मान लेते हैं, 1 यूनिट कुछ भी, 1 सेंटीमीटर या 1 इंच। तो हमने कहा कि उस सोर्स से इक्वल डिस्टेंस पर जो एक पैकेट तैयार होता है उसको हम स्फेरिकल वेव फ्रंट बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि मैं अगर इक्वल डिस्टेंस लूँगा किसी एक पॉइंट सोर्स से तो वो इक्वल डिस्टेंस किसकी तरह एक्ट करेगा? रेडियस की तरह, ठीक है। और अगर वो इक्वल डिस्टेंस मान लो 1 सेंटीमीटर यहाँ पर हुआ, इधर इस तरफ, इधर यहाँ, यहाँ, यहाँ पर, ये, अगर हमने इन सबको ऐसे ज्वाइन कर दिया तो ज्वाइन करने पर एक स्फीयर बन जाएगा। इसको बोल देते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। यहाँ पर तो एक सर्कल का जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन जो स्फीयर है वो स्फीयर कहाँ पर होगा? स्फीयर तो 3 डायमेंशनल होगा ही होगा। हाँ, वो जानबूझकर उठाई है इसको परेशान करने के लिए, स्पैम है ना लिखा हुआ है। शॉक हो गया। पता नहीं क्या है जो काट दिया, परेशान करते हैं। और इसी बैच के टाइम पर आता है ये फोन। तो ये हो गया स्फेरिकल वेव फ्रंट, शायद समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा सिलेंड्रिकल भी समझ में आ जाएगा। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट देखिएगा क्या होता है। Cylindrical wavefront note करें, when the source of light is linear in shape, सर मैंने कॉपी पे भी डायग्राम नहीं बनाया था और एग्जाम में ये डायग्राम आया। अच्छा क्यों रे ऑप्टिक्स में सर क्या बनाया क्यों नहीं? सर क्या पेपर गया है? इतना बहुत अच्छा पेपर गया है सर। सर मैंने 2 रात में पहला आदमी हूँ मैं जिसने फिजिक्स कंप्लीट करके पास होऊंगा मैं। बिना चीटिंग, हैं? बिना चीटिंग के। हाँ भाई बिना सर चीटिंग। ऐसे होते हैं सर लोग, कुछ नहीं उल्टा होता। नहीं सर ऐसे होते हैं। ऐसे बच्चे हैं जो एग्जाम्पल से हाँ भाई सही में ऐसे लोग होते हैं, एग्जाम से पहले कह रहा भाई मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, भाई बता दे ये वो, एग्जाम के बाद कह रहा। बहुत अच्छा लगा। सर मैंने एक्सपेक्टेशन लो कर रखी थी बहुत ज़्यादा। अब जब भड़ास निकल रही है इसकी। पीछे बैठा हुआ था सर मेरे, फिर भी तो वो वेव्स निकली होंगी ना, तो तुमने अपने चारों तरफ जो वो स्फेरिकल वेव फ्रंट बना दिया होगा, तो वहाँ चारों तरफ आवाज़ आ रही होगी IIT बॉम्बे, है ना। वो वाली चीज़ हो गई होगी सब बच्चों के साथ में। कुछ लगा था, महसूस हुआ था कुछ कि कुछ ऐसे झटका सा लगा है और फिर मैं नहीं रहा, मैं कोई और हो गया। तो ये चमत्कार तो ऐसे नहीं होता है, ये बाबा अपने चारों तरफ एक ऑरा क्रिएट करके रखते हैं। बाबा ने सर जो उनके ऊपर ही नहीं चलता। हाँ, सच है फाइन रेक्टेंगुलर स्लिट। भाई दिल पर मत लेना, कई बार ऐसी चीजें जो है सच भी हो जाती हैं। हाँ भाई। सर पहले 12th की प्री बोर्ड निकाल लो, उसके बाद देखता हूँ कि IIT कौन से इसकी चिड़िया है। IIT सर सच है सर। होनी होगी, हो जाएगी, नहीं होगी सर। मेंस देने के बाद मतलब उसकी साइड पे 3 कॉलेजेस मेंशन्ड है, गवर्नमेंट कॉलेज, एक IIT, एक NIT और एक CFTI या GFTI को जैसा, ये 3 कॉलेजेस मेंशन्ड है, उसमें भी अलग अलग ब्रांच है। NIT भी है, मुझे लग रहा है कितने 22-23 मिल जाती है। NIT कितने बहुत 22-23 है शायद। नहीं। ज़्यादा है। IIT कितने 11 है कितने, मुझे ध्यान नहीं है। कुछ IITs जो मतलब बड़े हैं, अभी मुझे मुझे 11 रिसेंटली के मुझे 11 तक का 8 या ध्यान है। 11 है। पहले 7 हुआ करते थे, फिर एक बार BHU भी उसमें इंक्लूड हो गया, फिर रुड़की तो हमारे सामने ही हुआ था, है ना। तो 11 है शायद। और NIT पहले 13 होते थे, अब शायद 20-22 हैं। NIT हर स्टेट में एक होता है, जैसे हमारे यहाँ का प्रयागराज में अच्छा। नहीं, और राजस्थान का जयपुर में,
सर दिल्ली में तीसरा क्या है बता रहे सर, हो? दिल्ली में भी है ना एक NIT? हाँ दिल्ली में वो NSIT है, NSIT है। अब वो ही NIT के मतलब वो NIT के तो इक्विवेलेंट है। DU में है NSIT तो NSIT जो है NIT अलग है, मैंने उसकी साइट पे भी देखा है NIT दिल्ली में NIT है नहीं, मैं जानता नहीं। मैंने उसकी साइट पे देखा। तो और वो कहाँ तुम देख सही कह सकता रहे हो, हूँ उसमें उसके दिल्ली बारे में कॉलेज ऑफ आप? इंजीनियरिंग का एग्जाम देना पड़ता है NSIT के लिए, वो भी बहुत अच्छा है। इसमें सिर्फ IT है। किसमें? अच्छा। NSIT में सिर्फ IT है शायद। IT ही ब्रांच है बस, हाँ। ये डिटेल में नहीं मालूम। चलिए जी, पहले ये नोट करें। सर 31 है 31। NIT। हाँ मैं वही कह रहा था, बढ़ गए थे, लेकिन जब मैं पढ़ता था तब ये 13-14 थे, उसके बाद मेरे को इसका कोई ज़्यादा और अपडेट्स। IIT 23। सर मेजर वार की बात करें जो सिर्फ वैसे है, मतलब क्या नाम ही नाम। मतलब जैसे इसी बॉम्बे में हो टाइप, जाए भाई, तुम क्या करना है? बॉम्बे के बराबर वाले लेवल के बताओ। सही बात है। ऐसे मत बताओ। भाई की बताना तो यही है भाई, IIT में हो गया। MIT। कह रहा है MIT 12th क्लास में। MIT ये The waveform is cylindrical in shape. एक IIT यहाँ पर भी है गाजियाबाद में। हाँ सर है, नहीं वो सर पहले 12th कर ले सर, हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ाओ सर आप। ठीक है। सुक्ति रखना है सकते हैं। एक यहाँ पर आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। नहीं सर The wavefront is cylindrical in shape. Full stop. This is because the locus of all such points. हाँ सर, इसमें भी YDSC तक पढ़ के गया तो सिंगल स्लिट आ गया। और सिंगल वो अच्छा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करा और सिंगल स्लिट छोड़ गए, हाँ वही आ गया। वही आ गया। और जबकि वो डबल वाले से आसान है। इतना सा था वो तो मैं छोड़ के आ कि गया। ये क्या पूछेंगे? उसमें पेपर में छेद करके बताना होता था। क्या डबल स्लिट में बस मैंने सिंगल किया नहीं, मैंने स्लिट वाला क्वेश्चन छोड़ दिया, डायफ्रैक्शन मैंने है ना, क्वेश्चन छोड़ दिया। दोबारा बोलो, क्या कह रहे हो? सिंगल स्लिट वाला डायफ्रैक्शन है ना। कोई नहीं। हाँ हाँ, डिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन सर ऐसे ही तो होता है कि वेव फ्रंट को रखते डिफ्रैक्शन में ही है आपका सिंगल स्लिट डबल स्लिट। सर वेव फ्रंट को रखते सामने या फिर और उसमें एक होल ऊपर कर देते हैं, एक होल नीचे कर देते हैं, तो डबल स्लिट हो गया। सिंगल वाले में एक होल करते हाँ तो वही तो कह रहा बहुत हूँ। सारे। हाँ तो हैं। This is because the locus of all such points which are equidistant from the linear source will be a cylinder. तो लीनियर सोर्स ऐसे हो गया जैसे कि ये ट्यूबलाइट हो गई, तो एक लीनियर सोर्स है ये लाइट का। तो अगर इसमें ये कहा जाए कि आप इक्वल डिस्टेंस पर बताइए कि इक्वल डिस्टेंस पर जो एक लोकस बन जाएगा, इक्वल डिस्टेंस पर जो रेज इसमें से एमिट हो रही हैं वो क्या बनेगा? साफ समझ में आता है कि इधर की तरफ लोगे तो भी उसका रेडियस, और इधर की तरफ लोगे तो भी रेडियस, पीछे की तरफ लोगे तो भी रेडियस, आगे तो भी रेडियस। तो ये सारे के सारे इसके रेडियस का काम करेंगे। एक लीनियर सोर्स मतलब जैसे कि ट्यूबलाइट होती है, तो ट्यूबलाइट को अगर खड़ा कर दिया जाए ऐसे और कुछ ऐसा अरेंजमेंट करा जाए कि वो चारों तरफ से लाइट ही लाइट एमिट कर रही है, ठीक है। तो ये बीच में ट्यूबलाइट हो गई, तो ये जो लाइट एमिट करेगी तो वो ऐसा लगेगा कि जैसे सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट बनते जा रहे हैं। ऊपर से नहीं करेगी लाइट इवेंट? ऊपर वाली जगह से ना करें, ये मान लो कि ऊपर से नहीं कर रही, सिर्फ लाइन वाली जो पोर्शन है इसका लीनियर पोर्शन है वहीं से कर रही है। तीनों डायमेंशन से करेगी नहीं तो सर? हाँ, तीनों डायमेंशन से होगी। सब तरफ यहाँ पर नहीं दिखा सकते इसलिए ऐसे बनाया है। तो ये आपका सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट हो गया। उसके बाद नोट करें, थर्ड है प्लेन वेवफ्रंट। प्लेन वेवफ्रंट, ये सिलेंड्रिकल सभी को क्लियर है? बताइए।
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ट्यूबलाइट सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट जनरेट करती है। क्योंकि एक लाइन हो गई ना, ये लीनियर सोर्स ऑफ लाइट। और जैसे बल्ब की बात करेंगे तो बल्ब को पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट कह देंगे, वो अपने चारों तरफ बना देगा एक एटमॉस्फेयर ऐसा। यस, प्लेन वेवफ्रंट बहुत लार्ज डिस्टेंस से तो लीनियर वाला भी पॉइंट लीनियर वाला जो है वो भी पॉइंट की तरह काम करेगा अगर हम बहुत लार्ज डिस्टेंस की बात करें। और नहीं होगा। हाँ, बल्ब स्फेरिकल वेवफ्रंट नहीं होगा। बल्ब का स्फेरिकल होगा। स्फेरिकल, वो कह रहा है कि वो अगर लार्ज डिस्टेंस की बात करें तो ये जो लीनियर वाला है ये भी स्फेरिकल की तरह काम करेगा। क्योंकि लार्ज डिस्टेंस पर अगर देखेंगे तो एक लीनियर सोर्स ऑफ लाइट भी हमको एक छोटा सा पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट ही नजर आएगा। अब आगे देखते हैं प्लेन वेवफ्रंट। प्लेन वेवफ्रंट में नोट करें, एज अ स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट एडवांसेस, अभी दोनों मिला के कुछ बना रहे हैं, हाँ मतलब ये दोनों मिलके कुछ बना रहे हाँ, हैं। as a cylindrical or spherical wavefront advances, its curvature decreases progressively. Curvature decreases progressively. Decreases progressively. So a small portion of such a wavefront, so a small portion of such a wavefront at a large distance from the source will be a plane wavefront. Will be a plane wavefront. प्लेन वेवफ्रंट का डायग्राम बनाइए। इसको हम बोल देते हैं प्लेन वेवफ्रंट।
अब इसके ना अलग अलग हम एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं। जैसे प्लेन वेव फ्रंट होता है, तो प्लेन वेव फ्रंट बनेगा कैसे? हम ये कहेंगे कि प्लेन वेव फ्रंट क्या होगा कि सोर्स से जब बहुत ज़्यादा दूरी पर हम ऑब्जर्व करेंगे किसी वेव को आता हुआ, तो हमको ऐसा लगेगा कि वेव जो है ना वो ऐसे प्लेन ही वेव एक आ रही है हमारे सामने। उसको किस तरीके से हम देख सकते हैं? जैसे हमने ये कहा कि अगर मान लीजिए हमारे हाथ में एक ट्यूब है, पानी की ट्यूब है जिसमें से पानी निकल रहा है, तो उस पानी के ट्यूब में से पानी ऐसे निकल रहा है। अब मान लीजिए हमने उसको ऐसे 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 करना शुरू करा, तो हमको थोड़ी दूर तक जो वो पानी गिरेगा, थोड़ी दूर तक तो मुझे 2-3 वेव्स दिखाई देंगी कि ऐसे 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 वो वेव ऐसे ऊपर नीचे करती हुई जा रही है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो ऐसे जाती हुई दिखाई नहीं देगी, ऐसा लगेगा कि ऐसे सीधे ही ऐसे पानी ऐसे सीधे ही गिर रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए टैप वाटर की बात करें, तो मान लीजिए ये टैप है, कैसे भी ये टैप है, यहाँ से पानी अगर ऐसे गिर रहा है तो मुझे थोड़ी दूर तक यहाँ तक जाता हुआ तो वो ठीक दिखाई देगा कि यहाँ तक तो पानी ठीक जा रहा है। फिर थोड़ा थोड़ा सा वो फैलना शुरू होगा। ठीक है, और सोचिए कि अगर आपने कोई एक बहुत बड़ी टैप बना रखी है ऊपर 12th 13 या 14th फ्लोर पर, तो वो मतलब हो सकता है 1 मीटर या 1.5 मीटर तक तो सीधी स्ट्रेट लाइन में पानी जाए। उसके बाद वो फैलना शुरू होगा और नीचे तक आते आते तो ऐसा लगेगा कि जैसे बूंदें पड़ रही हैं, बारिश हो रही है, वो फैल कर आ रहा है पूरा का पूरा। तो अगर ऐसे में हम केवल और केवल सिर्फ बहुत दूर खड़े हुए हैं, बहुत नीचे खड़े हुए हैं, तो हमको ऐसा लगेगा कि बारिश गिर रही है। इसी तरीके से जब हम लाइट वेव्स की बात करते हैं, तो लाइट वेव्स हो सकती हैं इनिशियली सिलेंड्रिकल हो या स्फेरिकल हो। तो वो जब डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो हमको ये दिखाई देगा कि हाँ भाई लाइट आ रखी है और ये इतना पोर्शन जो है, ये इतना प्लेन जो है, ये इल्यूमिनेट कर रहा है, मतलब रोशनी हो रही है इसमें। तो हमको ऐसा लगेगा कि वो एक प्लेन वेव फ्रंट है। तो देखने में वो ऐसा लगेगा कि जैसे मान लीजिए इतना हिस्सा है जहाँ से रेस ट्रैवल कर रही हैं, तो इतना हिस्सा हमको पूरा जगमग जगमग नजर आएगा। और जब ज़्यादा दूरी से हम देखेंगे तो हम ये भी नहीं कह सकते कि यहाँ रोशनी थोड़ी कम है, यहाँ रोशनी थोड़ी ज़्यादा है। वो लगभग मेरे को यूनिफॉर्म ही दिखाई देगा चारों तरफ। तो उसको ऐसी चीज़ को हम बोल देते हैं प्लेन वेव फ्रंट। दूसरी चीज़ हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है। तो अगर सिर्फ एक सिंगल वेव की बात करी जाती है तो सिंगल वेव इस तरह से ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर मैं वेव फ्रंट की बात करूं तो वेव फ्रंट को देखो कितना ज़्यादा वो चाहिए। वेव फ्रंट ऐसे जाएगी, ऐसे, तो उसको अपना एक लूप भी कंप्लीट करने के लिए काफ़ी वाइड स्पेस उसको चाहिए। तो अगर हम ऐसी ही एक बहुत बड़ी वेव को दूर से देखेंगे, जैसे पानी की लहरें कभी भी उठती हैं, तो वो पानी की लहरें ऐसी नहीं उठती कि बस ये आ गई, ऐसे आ गई लहर, नहीं, ऐसे नहीं आएगी। वो हमेशा ऐसे ऐसे करती हुई आएगी। हम कहेंगे नहीं जी, हमने तो समंदर में देखा है कि ऐसे आती है लहर। ठीक है, तो वो जो ऐसे आती है लहर, अगर उसको भी आप समंदर के लेवल पर अपनी आँख को एडजस्ट करके या किसी लेंस को एडजस्ट करके देखेंगे तो वो भी ऐसे ऐसे होती हुई आती है। ठीक है, तो उसमें भी क्रेस्ट भी बनते हैं और ट्रफ भी बनते हैं, इस तरीके से होता है। तो अगर कभी ये देखते हैं कि डैम में से अपने पानी को छोड़ दिया है ना, तो होता क्या है कि वो जो पानी भी आता है तो इनिशियली तो मेरे को वो दिखाई देगा कि ऐसे आ रहा है पानी, फिर उठ रहा है, फिर ऐसे। तो इनिशियली मेरे को 2-3 साइकिल तो उसकी दिखाई देगी वेव्स। लेकिन अगर मैं थोड़ा दूर खड़ा हो जाऊँ, मतलब 1-1.5 किलोमीटर बाद अगर हम ऑब्जर्व करें, तो हमें लगेगा कि पानी जो है वो एक प्लेन वेव की तरह ऐसे आ रहा है बहता हुआ पूरी तेज़ी के साथ में। ठीक है, तो वो जब डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो चाहे वो स्फेरिकल वेव फ्रंट हो, चाहे वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हो, वो हमको लगेगा ऐसा कि जैसे कि एक प्लेन वेव आ रही है, फ्लो करते हुए। क्लियर है? इसके बाद वेव फ्रंट वाला जो ये टॉपिक था, इसमें एक चीज़ और नोट करेंगे, इधर मिटा रहा हूँ। लिखिएगा रे an arrow drawn perpendicular to a wave front
an arrow drawn perpendicular to a wave front in the direction of propagation of a wave. In the direction of propagation of a wave is called a ray. Is called a ray. Is called a ray. सर एरे का मतलब क्या होता है? एरे नहीं, अ रे। नहीं एरे। एरे क्या होता है कि एक ग्रुप को एरे बोल देते हैं, किसी भी चीज के ग्रुप को हम एरे बोल देते हैं। तो दो कंडीशन हो गई रे के लिए। दो कंडीशन ये हो गई कि जो प्लेन वेव फ्रंट है हमारा, प्लेन वेव फ्रंट कैसे इस तरीके से है, ये एक प्लेन वेव फ्रंट, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये इस डायरेक्शन में ऐसे ट्रैवल करता जा रहा है। तो अगर इन प्लेन वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर अगर हम कोई रे ऑफ लाइट बना दें, परपेंडिकुलर कोई भी लाइन हम अगर ड्रॉ करें और उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो वेव फ्रंट खुद ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम रे बोल देते हैं, ठीक है। तो रे की प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि जो वेव फ्रंट होता है उस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर वो लाइट होनी चाहिए, वो लाइन होनी चाहिए, और उसी डायरेक्शन में ट्रैवल करे जिस डायरेक्शन में वो वेव फ्रंट ट्रैवल कर रहा है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, ये बीच वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ। स्फेरिकल वाले केस में देखो कि रे कैसे बनाई एक गई। जगह वेव फ्रंट को ऐसे डिफाइन कर देते हैं, दोबारा बोलो। परपेंडिकुलर। हाँ, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है भाई। रे के परपेंडिकुलर वेव फ्रंट होगा, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर रे होगी। दोनों जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होते हैं। मैं पूरा बड़ा स्फीयर नहीं बना रहा हूँ, मैंने बस ये कहा कि ये मतलब अगर स्फेरिकल वेव फ्रंट की बात करी जाए तो वह ऐसे पूरा का पूरा स्फीयर बन जाएगा। तो हमने उस वेव फ्रंट का एक थोड़ा सा हिस्सा ले लिया। फिर हम ये करेंगे, अच्छा ये जो है ये पॉइंट क्या है जहाँ से जो वेव्स हैं वो ओरिजिनेट हो रही है। तो अगर रे जो है, रे को हम परपेंडिकुलर बनाएं, तो रे को अगर हम परपेंडिकुलर बनाएं इस तरह से अंदर की तरफ आती हुई, तो इसको बोलिएगा, हाँ, कन्वर्जिंग एस डब्ल्यू ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट। फिर डाइवर्जिंग बना लीजिए। सर ये जो आपने रेस दिखाई है ये ऐसे आ रही है। हाँ, और अगर निकलती हुई हो बाहर की तरफ तो उसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग। ये दूसरा वाला केस तो समझ आ गया, एक पार्टिकल से रेज निकल रही हो। पहले वाला केस समझ नहीं आया, पार्टिकल पे क्या रेज आ रही है ऐसे? हाँ आ रही है, तो उसको बोल दिया हमने कन्वर्जिंग। तो सवाल ये उठता है कि हमने तो ये कहा था कि जिस डायरेक्शन में वेव फ्रंट ट्रैवल कर रहा है रे भी उसी डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी, ऐसे ही तो बोला था।
तो यहाँ तो रे अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो जब रेज अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तब उसको कन्वर्जिंग वेव फ्रंट बोलेंगे, ठीक है। तो ये कन्वर्जिंग वाला केस हो गया कि जब वो अपोजिट डायरेक्शन में करेंगी, नहीं तो जनरली जब निकलती है उसमें से रेज वो ऐसे ही आती है, ठीक है। तो इसको आप बोल देंगे अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही है ट्रैवल। भाई ये जो वेव फ्रंट ऐसे जाएगा रेज। वेव फ्रंट तो ऐसे फैलता जा रहा है और रेज जो है वो सारी की सारी यहाँ आकर इकट्ठी हो रही है, तो इसलिए उसको कन्वर्जिंग बोल दिया। यहाँ पर क्या था, प्लेन वेव फ्रंट, ये खुद भी ऐसे ट्रैवल कर रहे थे ये प्लेन वेव फ्रंट, और रेज भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों का जो है दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करने चाहिए, लेकिन ये सेम डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो वेव की बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि वेव फैलती है, तो फैलेगी नहीं, वो क्या हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा, काम कन्वर्ज करेगी, एक जगह आकर इकट्ठी हो जाएगी। सर SWF क्या है? स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। नेक्स्ट नोट करेंगे हाइगन्स प्रिंसिपल। सर ये वेव नेचर ऑफ लाइट है। कौन सा वाला, ये जो बना के दिया नहीं, है, हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल से ही हम वेव नेचर ऑफ लाइट जो है वो ये डिफाइन फेल हो गया था जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बिल्कुल। वो इंडिपेंडेंस ऑफ इंटेंसिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ V नॉट, ज़्यादातर लॉस तो वेव ही है। तीन ही तो थे, तीन ही पॉसिबिलिटी तीनों फेल हो गए थे। समझा, ये तुमने पढ़ा दिया होगा उसको। नहीं मैंने कब पढ़ा। वेव से तुम कहाँ से पढ़ने लगे हो क्या आजकल? गलती से सर, बहुत गलती से। चलिए जी नोट करें, अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल, गलती से according to Huygens principle, each point on a wavefront is a source of secondary waves. Each point on a wavefront is a source of each point on a wavefront is a source of secondary wave, comma, which add up to give a wavefront at any later time. Secondary waves which add up to give a wavefront at any later time. At any later time. At any later time. ठीक है, बस इसकी डेफिनेशन नोट करिए। डायग्राम्स वगैरह किस तरीके से ये वेव थ्योरी को डिफाइन करा जाता है बताता हूँ अगली क्लास में। मैसेज चेक कर लेना अगर कल एक्स्ट्रा क्लास